नमस्कार, मैं हूं अनिल राणा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 में आप किसको वोट देंगे, किन वजहों से वोट देंगे और किन मुद्दों पर वोट देंगे, क्या आपके पास इसका जवाब है? अगर है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिल और दिमाग में अभी से ही वजह पैदा की जा रही हो। आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि किस तरह से एंटरटेनमेंट के जरिए आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है टीवी मीडिया, सोशल मीडिया में, जहां आपके दिमाग से खेल रहे थे, लेकिन अब तो फिल्में भी इस खेल में उतर आई हैं। कैसे, आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आने वाली फिल्मों की। फिल्म द केरला स्टोरी का विवाद तो आप देख ही चुके हैं, जो कर्नाटक ही नहीं देश के सियासी गलियारों में भी खूब गूंजा, और 28 करोड़ में बनी ये फिल्म करीब 240 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है। फिल्म हिट साबित हुई और फिल्म के प्रोपेगेंडे का फॉर्मूला भी, यानी कि फिल्म बनाने वाले भी मालामाल और फिल्मों से सियासी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों की भी चाबी। लेकिन केरला स्टोरी तो झांकी है, अभी तो और प्रोपेगेंडा फिल्में आनी बाकी है। 2024 के चुनाव से पहले करीब दर्जन भर फिल्में इसी तरह की प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए तैयार हैं, जिनमें गोधरा दंगे, टीपू सुल्तान, 72 हूरें, अजमेर 92 सुर्खियों में है। एम.के. शिवांश के निर्देशन में बन रही फिल्म एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा, ये फिल्म नानावटी कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। ये वही कमीशन है जिसे उस वक्त की गुजरात सरकार ने गठित किया था। फिल्म के मेकर्स का यह भी कहना है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए 5 साल तक रिसर्च की और उस रिसर्च के बाद जो उनको फैक्ट मिले, जो उनको सबूत मिले, उनके आधार पर उन्होंने फिल्म बनाई है। लेकिन फैक्ट तो कश्मीर फाइल्स में भी थे, जो एक तरफा थे, और शायद इस फिल्म में भी गोधरा ट्रेन अग्निकांड की ही कहानी दिखाई जाए। उसके बाद किस तरह से मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, सामूहिक रेप की घटना हुई, आगजनी की घटना हुई, उनके घरों को जलाकर फूंक दिया गया, शायद ये जो तमाम तरह की हत्याएं हुई ये इस फिल्म में छुपा दी जाए। इसके अलावा पवन शर्मा के निर्देशन में भी एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है टीपू सुल्तान, जिसके एक वीडियो क्लिप में ये दिखाया जा रहा है कि उसके दौर में, यानी टीपू के दौर में 8000 मंदिरों, 27 चर्च को तोड़ा गया था और 40 लाख हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया गया था। साथ ही 1 लाख हिंदुओं को कैदी बनाया गया, 2000 ब्राह्मण परिवारों का कत्लेआम किया गया, और टीजर में टीपू का अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का कोई भी जिक्र नहीं है। प्रोपेगेंडा फिल्मों के दौर में अजमेर 92 भी है, जिसको लेकर अभी से बवाल शुरू हो गया है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने केंद्र से ऐसी फिल्मों को बैन करने के लिए कहा है। यहाँ तक तो बात थी आने वाली प्रोपेगेंडा फिल्मों की। अब कहानी कि आखिर कौन सा इस देश में ट्रेंड चल पड़ा है, क्यों आ रहा है इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्मों का दौर। दरअसल 2014 के बाद देश में अलग माहौल है, जिसमें हिंदूवादी ताकतें काफी मजबूत हुई हैं और जो मुस्लिम विरोधी ताकतें हैं वो काफी आक्रामक हैं। इस दौरान राष्ट्रवाद का भी देश में माहौल मिल गया है, जिसको सियासी ताकतें तो भुला ही रही थी, लेकिन इस रेस में फिल्म मेकर्स भी तैयार खड़े हुए। फिल्म मेकर्स इस वक्त के सियासी माहौल के जरिए मुनाफा कमाना चाहते हैं और सियासी दल इन फिल्मों के जरिए वोट बैंक की ध्रुवीकरण की चाहत रखते हैं। प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक और पहलू ये भी है कि एक और जहां मुस्लिम विरोधी फिल्में बन रही है, उसी के समानांतर हिंदुओं के अतीत का महिमा मनन करती हुई फिल्में भी आ रही हैं। सबसे पहले ताजा उदाहरण ले लेते हैं, फिल्म है आदिपुरुष। हाल ही में रिलीज हुई ये फिल्म, जिसमें हिंदुओं के अतीत का महिमा मनन करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ी है। फिल्म का मकसद शायद यही था कि देश भर में राम भक्ति के माहौल का फायदा उठाया जाए, उसे भुनाया जाए, जिसके चक्कर में उसने किरदारों को सुपर से भी ऊपर दिखाने की कोशिश कर दी और इस कोशिश में वो जो असली किरदार थे उनको कार्टून बना बैठे। और जहां फिल्म रिलीज से पहले बीजेपी नेताओं ने मेकर्स से खूब मुलाकात की और फिल्म की पब्लिसिटी भी की, और ऐसे में जब विवाद खड़ा हुआ है तो बीजेपी को छोड़ समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे दूसरे सियासी दल फिल्म का विरोध कर रहे हैं और अपना सियासी फायदा भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी नेताओं की बोलती बंद है। खैर, मौजूदा वक्त में हिंदू एग्रेसिव है
और इसी एग्रेशन का फायदा उठाकर मेकर्स पैसा कमाना चाहते हैं। आज वामपंथी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, समाज को बांटने वाले गैंग जिस प्रकार से एक्टिव होकर आदि पुरुष को विरोध कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, क्योंकि ये पिक्चर एक मूवी है। इसके अलावा रणदीप हुड्डा स्टारर फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का भी टीजर आउट हो गया है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक ही टाइम पीरियड में दो तरह की फिल्में आ रही हैं। एक तो सरकार की तारीफें कर रही हैं, दूसरी जो पिछली सरकार है उसको नीचा दिखाने में जुटी है। एक तरफ फिल्में ऐसी आ रही हैं जो देश का मान बढ़ाने वाली है, दूसरी तरफ ऐसी फिल्में आ रही हैं जैसे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो कांग्रेस का सम्मान घटाने वाली है। एक तरफ फिल्में सरकार के कार्यों की तारीफ कर रही हैं, दूसरी तरफ फिल्में विरोधियों से नफरत की भावना बढ़ा रही है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ये फिल्म गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को नेगेटिव शेड्स में दिखाने के लिए बनाई गई थी। इस तरह के इस फिल्म को पर आरोप लगे थे। इस फिल्म को बीजेपी ने भी खूब बनाया और फिल्म का ट्रेलर तक शेयर किया। वहीं 2022 में फिल्म आई द कश्मीर फाइल्स। इसे बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री की द ताशकंद फाइल्स 2019 में भी आई थी और इसी चुनावी दौर में रिलीज हुई थी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से दिखाया गया था और इसके लिए कांग्रेस को काफी हद तक जिम्मेदार ठहराने की फिल्म के जरिए कोशिश की। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को भी बिल्डअप किया जा रहा था और इसके लिए उनकी बायोपिक द पीएम मोदी का ट्रेलर भी 2019 में चुनाव से पहले आया था, जिसे चुनाव के दौरान फिल्म को रिलीज होना था, लेकिन चुनाव आयोग के दखल के बाद इस फिल्म को चुनाव तक टाल दिया गया। जब चुनाव खत्म हुए, बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन तब तक चुनाव निपट चुके थे, तो इसलिए बीजेपी वालों ने फिल्म को ज्यादा प्रमोट नहीं किया और फिल्म आयाराम गयाराम की तरह निकल गई और ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाई। इसके अलावा फिल्में सरकारी विज्ञापन की तरह भी साबित हुई है। कुछ ऐसी फिल्में भी जैसे 2017 में आई अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा, जो कि बीजेपी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का विज्ञापन जैसी फिल्म है, जो करीब 18 करोड़ में बनी और 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर गई। चलिए अब देखते हैं कि कैसे प्रोपेगेंडा फिल्में मेकर्स और पॉलिटिक्स के लिए नफे का सौदा साबित हो रही है। इसके लिए चलते हैं 2 महीने पीछे। 5 मई 2023 को थिएटर में रिलीज हुई थी द फिल्म द केरला स्टोरी। अदा शर्मा स्टारर फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका ब्रेन वॉश किया जाता है और उसका धर्म बदलाकर दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठनों में से एक ISIS ज्वाइन करने के लिए उसको मोटिवेट किया जाता है। इराक सीरिया बॉर्डर पर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि उसको फंसाया गया है और उसे सारा खेल समझ आ जाता है, जिसके बाद वो भागने की कोशिश करती है लेकिन भाग नहीं पाती। इसके साथ उस फिल्म में 2 और लड़कियों को दिखाया गया है जिनकी भी कुछ कहानी इसी तरह है। तो ये थी फिल्म की कहानी। द केरला स्टोरी के टीजर में दावा किया गया था कि केरल की 32,000 लड़कियों को इसी तरह फंसाया गया है, लेकिन जब फैक्ट को लेकर मामला केरल हाईकोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, फिल्म के प्रोड्यूसर 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का मामला साबित नहीं कर सके, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया कि फिल्म में एक डिस्क्लेमर दिया जाए और ये बताया जाए कि ये घटनाओं का काल्पनिक लेखा जोखा है। क्योंकि उस दौरान कर्नाटक चुनाव भी चल रहे थे तो मुद्दा उछल गया। जब तक कोर्ट कचहरी हुई तब तक बात काफी आगे पहुंच चुकी थी और चुनावी मुद्दा बन चुकी थी। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। यहाँ तक कि बेल्लारी में कैंपेन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में द केरला स्टोरी का जिक्र कर दिया। बस फिर क्या था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में ये फिल्म टैक्स फ्री हो गई, तो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में फिल्म को बैन करने की कोशिश हुई, जबकि केरल, झारखंड समेत राज्यों में फिल्म का जबरदस्त विरोध हुआ तो बैन करने की मांग हुई।
वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, असम के सीएम हेमंत बिस्वा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने द केरला स्टोरी देखी और कई बीजेपी शासित राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया। इस फिल्म के जरिए हिंदूवादी दल हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण चाहते थे, तो दूसरे दल मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करना चाहते थे और जो उनके मुस्लिम वोट थे उसको गंवाना नहीं चाहते। निष्कर्ष ये निकला कि मेकर्स ने एक तीर से दो शिकार कर दिए। एक तो प्रोपेगेंडा फिल्म से पॉलिटिक्स के जरिए मुफ्त की पब्लिसिटी हासिल करी और दूसरा फिल्म के टैक्स फ्री होने से उसने दर्शक भी कमाए और पैसा। जबकि फिल्म से सियासी दलों को अपने अपने वोटों के ध्रुवीकरण का मुद्दा भी मिल गया। फिल्म द केरला स्टोरी का ब्लॉकबस्टर होना फिल्म द कश्मीर फाइल्स की याद दिलाता है, जिसने हर अनुमान को धता बताते हुए 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। लगातार 2 सालों में 2 नॉन स्टार कम बजट वाली फिल्मों का 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाना एक दिलचस्प मामला है। दरअसल प्रोपेगेंडा फिल्मों का दौर शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, जब सरकारें कई बार अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में बनवाती थी, जिनमें सैनिकों को हीरो बनाया जाता। जर्मनी, अमेरिका, चीन, कई ऐसे देश थे जिन्होंने इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्मों का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में यही प्रोपेगेंडा फॉर्मूला सियासत में फिट बैठने लगा। एक बार तो चीन के माओ के खिलाफ पार्टी में विरोध उठा तो उनकी लोकप्रियता घटने लगी, तो माओ ने ऐसी फिल्में बनवाई जिसमें उसकी इमेज हीरो वाली गढ़ी गई। नतीजा ये हुआ कि जनता के बीच उसकी लोकप्रियता में जबरदस्त तरीके से इजाफा हुआ और ऐसा ही कुछ भारत में साल 2019 में भी करने की कोशिश की गई, जब पीएम को हीरो बनाती हुई फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रिलीज हुई। ये फिल्म सितंबर 2016 में बालाकोट स्ट्राइक पर बेस्ड थी, जिसका 2019 के चुनाव में खूब इस्तेमाल हुआ। न्यू इंडिया और हाउस द जोश का डायलॉग इस फिल्म का जो पीएम मोदी के भाषणों में खूब सुनाई दी। How is the Josh? नतीजा ये हुआ कि 25 करोड़ के बजट में बनी विक्की कौशल के लीड वाली उरी ने 245 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की और बीजेपी को इसका सियासी लाभ भी मिला। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2019 में आई उरी से पहले बॉक्स ऑफिस को सरप्राइज हिट्स या स्लीपर हिट्स नहीं मिले, लेकिन उनके कलेक्शन रेंज इतनी बड़ी तादाद में नहीं होते। वैसे डायरेक्टर का टॉपिक, एक्टर का कैरेक्टर और राइटर की स्क्रिप्ट उनकी आजादी का विषय है, तो जैसे मन करे फिल्में बना सकते हैं और फिल्मों के जरिए इतिहास पेश कर सकते हैं। लेकिन इन दिनों इतिहास की ठाल में एक पार्टी विशेष का प्रचार बढ़ रहा है, तो शायद ठीक नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन फिल्मों की कामयाबी के पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट है? ये भी सही नहीं है। ये सरासर गलत होगा कि इस तरह की सभी फिल्में राजनीति को प्रभावित करने के लिए बनाई जाती हैं। यह प्लानिंग के तहत इन्हें विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन ये जरूर है कि अगर किसी फिल्म की कहानी में कोई बात किसी पार्टी के एजेंडे या विचारधारा से मेल खाती है, तो सियासी दल इसका फायदा उठाने से जरा भी नहीं चूकते और पिछले 8-10 सालों में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पार्टियां उसे सपोर्ट देने में तुरंत आगे जाती हैं, उनके टैक्स फ्री होने का चांस भी बढ़ जाता है और ये सपोर्ट फिल्म को किस तरह की पॉपुलैरिटी और जबरदस्त भीड़ दिला सकती है, इसे उरी, द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी की कामयाबी से आसानी से समझा जा सकता है। ये पहली बार नहीं हो रहा है जब किसी सत्ताधारी पार्टी के विचारों को प्रमोट करने के लिए कोई फिल्म बन रही है। नेहरू के दौर में भी कई ऐसी फिल्में बनी जिनमें सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन किसी न किसी तरीके से नेहरू का महिमा मंडन करने की कोशिश की जाती थी। पहले और आज में सिर्फ अंतर इतना हुआ है कि पहले की फिल्में सरकारों के विरोध में ज्यादा बनती थी, लेकिन अब फिल्में खुद पीएम सरकार का प्रचार करते हुए नजर आती हैं और खुद पीएम भी फिल्मों के प्रचार में जुटे हैं। आज सरकार के पक्ष में कई फिल्में बन रही हैं तो पहले विरोध में बनती थी, जिस कारण फिल्मों को बैन तक किया गया। जैसे 1963 में भारत में राजनीतिक वजहों से बैन होने वाली पहली फिल्म थी गोकुल चंद्र, जिसमें महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे की कहानी दिखाई जानी थी। इसके बाद देश के बंटवारे पर बनी फिल्म बलराज साहनी की गर्म हवा
1973 में बैन कर दी गई। इसके बाद इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौरान 1975 में गुलजार की फिल्म आंधी को भी बैन लगा दिया गया। लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो उस पार्टी ने न सिर्फ इस फिल्म को से बैन हटाया बल्कि फिल्म को प्रमोट भी किया और इस तरह से फिल्मों और राजनीति का तालमेल होता रहा। इसी तरह से 1975 में इंदिरा गांधी और संजय गांधी के किस्सों को बयां करती एक फिल्म बनी थी। फिल्म का नाम था किस्सा कुर्सी का। फिल्म आई तो लेकिन फिल्म पर रोक लगा दी गई। ताज्जुब की बात यह है कि फिल्म को 3 बार के सांसद अमृत नाहटा ने बनाया था, जो कि 2 बार कांग्रेस के सांसद भी रह चुके। तो फिल्मों के आधार पर भी आम जनता के मन में जगह बनाने की और दूसरे के प्रति नफरत फैलाने की भी एक कोशिशें होती आई। हमारा मानना यह है कि फिल्मों के आधार पर कोई धारणा न बनाई जाए, उसके इर्द गिर्द की चीजें सिर्फ 2 घंटे में नहीं दिखाई जा सकती और फिल्म की कहानी में कोई भटकाव न हो, इसलिए कई बार कई घटनाओं को छिपाने की मेकर्स की मजबूरी भी होती है। पीछे जो हुआ वो हुआ, लेकिन आगे क्या होगा और कैसे होगा इस पर ज्यादा विचार करने की जरूरत है। ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में समाज में सिर्फ विभाजन का काम करती है, लोगों में एक धर्म और दूसरे धर्म के प्रति नफरत की आंधी चलाती है, ताकि हिंदुओं के दिल में ये रहे कि अगर मुस्लिम समाज मजबूत हुआ तो वो हिंदू पर हावी हो जाएगा और मुस्लिमों को ये लगे कि तुमने अपने दौर में जो अत्याचार हिंदुओं पर किए हैं अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। यही और इसी डर को दिखाकर सियासी दलों को वोट हासिल करना है। इसीलिए फिल्में देखिए और सोचिए भी कि क्या नफरत की आंधी तो नहीं फैला रहे हैं। अगर हाँ तो उस फिल्म से बचिए और अगर नहीं तो एंटरटेनमेंट का मजा लीजिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और ट्विटर हैंडल से भी जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।